हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HRM केस स्टडी। मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में आप सबको प्रॉमिस किया था कि अगर आप सबने डिमांड करी तो मैं HRM की जो केस स्टडी आपके एग्ज़ाम में आने वाली है ना, उनकी आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। जो PYQs में आई हैं वो भी, और PYQ के बेसिस पे और केस स्टडीज़ भी लेके आऊँगी। तो यहाँ पे अप्रॉक्स में 11 से 12 केस स्टडी लेकर आई हूँ। एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है। तो देखो, पहली केस स्टडी है DCL लिमिटेड की। DCL लिमिटेड एक हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके बहुत सारे प्लांट है जो दूसरी कंट्रीज़ में है। हर साल जो कंपनी है वो अबाउट 150 कॉलेज ग्रेजुएट को हायर करती है फॉर अ पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 9 मंथ का है। इसमें कुछ क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, लेकिन ट्रेनिंग का जो ज़्यादातर टाइम होता है वो सुपरवाइज़र को असिस्ट करने में चला जाता है। जो कंपनी है उसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग को रिटेन करने के लिए। ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के बाद जो बच्चे हैं, मतलब ये जो स्टूडेंट्स को ये हायर करके लाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। इवन कभी बार तो ट्रेनिंग कंप्लीट करे बगैर भी चले जाते हैं। और जो लोग बाद में भी काम करते हैं ना, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना ट्रेनिंग को हायर करने का, वो इफेक्टिव नहीं है। और बहुत सारे जो ट्रेनिंग है वो तो इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि वो खुश नहीं है ट्रेनिंग प्रोग्राम से। अब यहाँ पे इतना सब बताने के बाद आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो देखो, जब आप केस स्टडी अटेम्प्ट करेंगे ना, ये तो पहली केस स्टडी थी तो मैंने आपको पहले केस स्टडी पढ़ा दी। बट आपने क्या करना है, एग्जाम टाइम में आपको पहले पूरी केस स्टडी नहीं पढ़नी। क्या कह रहे हो मैम? हाँ, पूरी केस स्टडी नहीं पढ़नी। पहले आपको अपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसके बाद केस स्टडी पे जाना है, ताकि आपको ये पता हो कि आप केस स्टडी में ढूंढ के आ रहे हो, किस सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हो। तो पहले आपने क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब देखो, जैसे इसमें क्वेश्चन आया है, हाउ कैन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ कंपनी बी इम्प्रूव टू चेक द एक्सेसिव एम्प्लॉय टर्नओवर। गाइस, एक बार और बात मैं आपको बता दूं कि जो केस स्टडी है ना आपकी, वो 9 मार्क्स की आई है। जितने भी PYQ मैंने एनालाइज करे हैं वो 9 मार्क्स की आई है। या तो 2 क्वेश्चन आ गए हैं 4.5 के 4.5 के, या फिर ऐसा हो गया है कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, या फिर 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। ये 3 पैटर्न मैंने ऑब्जर्व करे हैं PYQs में। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखो, एक्सेसिव एम्प्लॉय टर्नओवर को देखने के लिए DSL लिमिटेड मस्ट शिफ्ट फ्रॉम बेयरली अट्रैक्टिंग अ कैंडिडेट टू रीग्रेस सिलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा नहीं है, तो सिलेक्शन प्रोसेस भी ढंग का होना चाहिए ताकि जो राइट पर्सन है वो राइट जॉब पे हो। अब सिलेक्शन प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरेस्ट टेस्ट जैसे टेस्ट्स का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इन डेप्थ इंटरव्यू का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे क्या होगा कि बेसिक इंटरव्यू नहीं करना है, आपने डेप्थ इंटरव्यू करना है, मतलब काफ़ी डिटेल में इंटरव्यू करना है ताकि आप कैंडिडेट का बैकग्राउंड समझ सको, उसका मोटिवेशन क्या है कंपनी ज्वाइन करने का, एक्सपेक्टेशन क्या है, सब कुछ डिटेल में समझ सको। उसके अलावा जॉब स्पेसिफिकेशन की क्लैरिटी। देखो, अगर आपने यही नहीं बताया जिस पर्सन को आप हायर कर रहे हो कि जॉब में काम क्या करना है, तो वो पर्सन ढंग से काम कैसे ही कर पाएगा, क्योंकि उसे तो पहले से पता ही नहीं था कि जॉब में क्या करना है। तो पहले से ही आपको प्रॉपर जॉब स्पेसिफिकेशन देनी है कि मेंटल एबिलिटी क्या होनी चाहिए, स्किल्स क्या होनी चाहिए, पर्सनल ट्रेट्स क्या रिक्वायर्ड हैं सिलेक्शन के टाइम पे, ताकि आप इंश्योर कर सकें कि जो ग्रेजुएट्स आप हायर कर रहे हो ना, उनके पास वो सारी स्किल्स हों जो आपको चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट चेंज शुड बी मेड इन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू ट्रेन द मैनेजमेंट ट्रेनिंग। क्या चेंजेस आपको करने चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में ताकि जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है वो सेटिस्फैक्ट्री रहें और ढंग से काम करें। तो देखो, अभी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, उसमें बहुत ज़्यादा असिस्टिंग है सुपरवाइज़र की, कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि सुपरवाइज़र को असिस्ट करना है, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। इसे वैसे कहते हैं अंडर स्टडी या फिर शेडो मेथड। इसकी जगह पे जो कंपनी है वो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का यूज़ कर सकती है, जैसे जॉब रोटेशन का यूज़ कर सकती है, या फिर ऑफ द जॉब मेथड्स का यूज़ कर सकती है। ऑफ द जॉब मेथड्स में क्या क्या? केस स्टडी का यूज़ कर सकती है, जैसे अभी आप केस स्टडी सॉल्व करो वैसी चीज़ों को सिखा सकती है। रोल प्लेइंग का यूज़ कर सकती है, मैनेजमेंट गेम का यूज़ किया जा सकता है, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग और मेंटोरिंग। इसके अलावा प्रॉपर ऑन बोर्ड या इंडक्शन प्रोग्राम की ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो पर्सन है उसकी स्टार्टिंग में जो एंजाइटी होती है या वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, वो सारी चीज़ें भी सॉल्व हो जाए।
अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। तो ये केस स्टडी एक दूसरी कंपनी के बारे में है। ये एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो केमिकल और रिलेटेड प्रोसेस में डील करती है। केमिकल जो यूज़ किए जाते हैं ना यहाँ पे, वो प्लांटिंग कोटिंग ऑफ द मेटल इन अ कंपनी यूज़ किए जाते हैं। जो केमिकल है वो हैंडल करे जाते हैं और मिक्स किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा, जो कि इतने क्वालिफाइड नहीं है और इवन कुछ तो इलिटरेट है। ये जो केमिकल वो यूज़ कर रहे हैं ना, वो बहुत ही हज़ार्डियस है और हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए मिल्क, विटामिन, रेगुलर मेडिकल चेकअप जो है वो 15 दिन में चीफ मेडिकल ऑफिसर के थ्रू प्रोवाइड करा जाता है इन लोगों को। इतने सारे प्रिकॉशंस के बाद भी ना कई बारी डेथ तक हो जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो कंपनी ने क्या सोचा कि वो ना इन लोगों को ट्रेन करेगी ताकि एक्सीडेंट प्रिवेंट हो सके और जो हेल्थ है एम्प्लॉयज़ की वो भी इंक्रीज़ हो सके। तो मैनेजर की रिक्वेस्ट पे मैनेजर को रिक्वेस्ट किया गया कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल प्रोग्राम बनाए एम्प्लॉयज़ के लिए जो केमिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली मैनेजर ने शेड्यूल प्रिपेयर किया है 30 डेज़ का फॉर ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो पहला मॉड्यूल है वहाँ पे लिटरेसी डेवलपमेंट करा जाएगा 10 दिन के लिए, मतलब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाएंगी। सेकंड लेक्चर जो है उसमें केमिकल के बारे में बताया जाएगा फॉर 5 डेज़। एंड थर्ड है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करी जाएगी ऑफ द केमिकल इन अ केमिकल डिपार्टमेंट। केमिकल डिपार्टमेंट में ही केमिकल एप्लीकेशन करवाई जाएगी 10 दिन के लिए, ठीक है। और जो फोर्थ है वो हेल्थ मैनेजमेंट है फॉर अ 5 डे। अब क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक कि 30 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो सफिशिएंट है ट्रेन करने के लिए इलिटरेट एम्प्लॉय को? अपने आंसर को जस्टिफाई करो। देखो ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया है और दूसरा पार्ट जो है इसका वो 5 मार्क्स का है। तो देखो सिंपल बात ये है कि 30 दिन की ये जो ट्रेनिंग है ना वो हाईली इनएफिशिएंट है। अगर आपको लगता है एफिशिएंट है तो आप उस बात को जस्टिफाई करोगे, अगर आपको लगता है इनएफिशिएंट है तो आप उस बात को जस्टिफाई करोगे। इसके आंसर दोनों में से कोई भी हो सकता है, बस ये है कि आपको जस्टिफिकेशन सही दे के आना है। तो मुझे लगता है ये इनएफिशिएंट है, क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस सिस्टमैटिक प्रोसेस होना चाहिए स्किल्स को इम्प्रूव करने का, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का। आप कैसे एक इलिटरेट एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो लिटरेसी डेवलपमेंट 10 दिन में सीख जाए, सारी जो बातें हैं वो 10 दिन में याद कर ले? अरे कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता, वो तो इलिटरेट है। तो ये एंटायरली अनरियलिस्टिक है। इसके अलावा केमिकल, ये जो केमिकल हैं हज़ार्डियस केमिकल, इनको हैंडल करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है और ये सारी चीज़ें सीखने के लिए 30 दिन काफ़ी नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द अबव 4 मॉड्यूल आइडेंटिफाई ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये 4 मॉड्यूल ऊपर बताए थे, अब इसमें से ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बताना है। तो देखो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या आएगा, मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है और मॉड्यूल 4 है। और ऑन द जॉब में कौन सा है, मॉड्यूल 3 है, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दीज 4 मॉड्यूल आर इनफ? डू यू वॉन्ट टू ऐड और डिलीट एनी ऑफ द मॉड्यूल, येस और नो? तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 4 मॉड्यूल जो हैं वो एंटायरली इनएडिकेट है, एडिकेट नहीं है फॉर अ हाई रिस्क एनवायरनमेंट। अब इसमें पूछा है कि क्या आप कोई मॉड्यूल ऐड करना चाहते हो और फिर पूछा है कि क्या आप कोई मॉड्यूल डिलीट करना चाहते हो। तो देखो मैंने लिखा है कि हाँ एक मॉड्यूल ऐड किया जा सकता है इसमें, कौन सा, वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होती है, अभी क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो केमिकल की ट्रेनिंग होगी ना, केमिकल हैंडलिंग की, वो केमिकल डिपार्टमेंट में होगी। तो देखो अगर केमिकल डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग दी जा रही है, केमिकल कोई मतलब एक्चुअल केमिकल के साथ सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो हाथ पे गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, डेथ से हो सकती है, उसकी जगह पे वेस्टिबल ट्रेनिंग दी जा सकती है। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है कि एक डमी मॉडल होता है पूरी चीज़ का, एक्चुअल इन्वायरमेंट का, और वहाँ पे पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद डिलीट या मॉडिफाई करने के लिए कहा जाए तो जो ये लिटरेसी डेवलपमेंट है ना 30 दिन की, इसको डिलीट या इसको मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि 30 दिन में तो सारी चीज़ें नहीं समझी जा सकती, या तो इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड करना चाहिए या फिर उसको डिलीट करके मॉडिफाई करना चाहिए कुछ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस स्टडी, सुपरवाइजर एंड ड्रग इन्फ्लुएंस। तो इफ़ द सुपरवाइजर इज अवेयर दैट वन ऑफ हिज एम्प्लॉय हैज़ बीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स which is affecting the employee's performance and lately should the supervisor take any action। देखो एक सुपरवाइजर को पता चला है कि उसका एम्प्लॉय जो है वो ड्रग ले रहा है, इसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। इसके अलावा सुपरवाइजर को क्या कोई एक्शन लेना चाहिए, क्या जो एम्प्लॉय है उसको परेड करा देना चाहिए डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने, या फिर कुछ टाइम उसको देना चाहिए? शुड द एम्प्लॉय बी टाइम टू मेंड हिज वे? एज अ सुपरवाइजर आपको बताना है कि क्या मॉरल इम्प्लीकेशन आपको करनी पड़ेगी इस सिचुएशन में। इस तरह की केस स्टडी भी आई है। देखो ऊपर की 2 केस स्टडी क्या थी कि आपको लॉन्ग पैराग्राफ दे रखा था और क्वेश्चन पूछ रखे थे, यहाँ पे मुश्किल से 2 या 3 स्टेटमेंट दे दिए और आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं PYQ में और आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ सकते हैं।
तो देखो पहला है कि शुड द सुपरवाइजर टेक एक्शन। तो हाँ, सुपरवाइजर को एक्शन तो लेना ही चाहिए, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए कि अगर उसको पता चल रहा है कि एम्प्लॉय जो है वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है तो उससे बहुत ज़्यादा फिजिकल और साइकोलॉजिकल हैजार्ड हो सकता है, उसके लिए भी, कलीग के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो मैनेजमेंट को ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि जो सेफ्टी है या जो लीगल कंप्लाइंस है वो फॉलो हो रहे हैं और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन हो रहा है। अब दूसरा इसमें पूछा गया है, शुड द एम्प्लॉय बी परेड बिफोर अ कमेटी और गिवन अ टाइम, कि क्या एम्प्लॉय को फटाफट कमेटी के सामने प्रेजेंट कर देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। तो देखो एम्प्लॉय को थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय की काउंसलिंग कराना ज़्यादा सही रहेगा इंस्टेड ऑफ कि उसे जाके डिसिप्लिनरी एक्शन उस पर ले लो। अकॉर्डिंग टू द HR प्रिंसिपल, एम्प्लॉय काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, ये सपोर्टिव फेस टू फेस प्रोसेस होता है जो डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो इमोशनल पर्सनल एडजस्टमेंट इश्यूज आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो सके। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है मोरल इम्प्लीकेशन ऑफ द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का मोरल इम्प्लीकेशन क्या है। तो देखो जो सुपरवाइजर या HR मैनेजर होता है ना, उसकी कोर कॉम्पिटेंसी में एथिकल और प्रोफेशनल एटीट्यूड होना ही चाहिए कि वो एथिकल रहे और प्रोफेशनल रहे। बट यहाँ पे क्योंकि इशू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा ड्यूटी ऑफ केयर को डिसिप्लिन के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट केस स्टडी। टेक्नोवा सॉल्यूशन इज रैपिडली ग्रोइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म। हिस्टोरिकली कंपनी ने सोलली जो है एम्प्लॉय रेफरल एंड वॉक इन इंटरव्यू पे वो फोकस करती थी वैकेंसी फिल करने के लिए। मतलब दो ही तरीका वो यूज़ करती थी कि या तो कोई एम्प्लॉय रेफर कर देता था या वॉक इन इंटरव्यू यूज़ करती थी। हाउएवर एज अ कंपनी टेक अ मोर कॉम्प्लेक्स AI एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, HR मैनेजर को ये रियलाइज़ हुआ कि करंट वर्कफोर्स के पास स्पेशलाइज टेक्निकल स्किल नहीं है तो उन्हें फ्रेश पर्सपेक्टिव नहीं मिल पाएगा। तो HR मैनेजर ने क्या डिसाइड किया कि वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टैलेंट को फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में। अब देखो रिक्रूटमेंट क्या है, यहाँ पे सर्च किया जाता है और अट्रैक्ट करा जाता है पोटेंशियल कैंडिडेट को ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करते। बस इतना काम होता है रिक्रूटमेंट में कि ये जो रामू है इसने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, यहाँ पे रिक्रूटमेंट खत्म हो गया। फिर उसके बाद रामू की सारी स्किल्स को देखा जाएगा, मैच किया जाएगा कि क्या वो इस जॉब पे काम करने लायक है या नहीं, और फिर उसे सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट 3 एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। 3 एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमें बतानी है जो टेक्नोवा यूज़ कर सकती है ताकि वो स्पेशलाइज टेक्निकल स्किल एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव जो है वो लेके आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब अब आप लोग आगे प्लेसमेंट में बैठोगे, आपके कॉलेजेस में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आएंगी, दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, देन होता है प्लेसमेंट एजेंसी एंड कंसल्टेंट। तो देखो ये हाईली स्पेशलाइज्ड रोल के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। प्लेसमेंट एजेंसी ये एक प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, इनके पास पूरा डेटाबेस होता है कि कौन जॉब ढूंढ रहा है और कौन कौन सी कंपनीज जो हैं उन्हें भी जॉब उनके पास वैकेंसीज हैं, तो ये उस चीज़ को मैच करती हैं और इसके बदले में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे थोड़े पैसे लेती हैं। देन एडवर्टाइजमेंट मतलब पब्लिकली वैकेंसी आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी लोगों तक पहुँचा सकते हो। देन आती है नेक्स्ट केस स्टडी, हॉरिजन रिटेलर। तो हॉरिजन रिटेलर ऑपरेट अ सप्लाई चेन ऑफ द मार्केट। कंपनी जो है वो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को यूज़ करती है जहाँ पे सिर्फ जो इमीडिएट स्टोर मैनेजर है ना वही एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। रिसेंटली बहुत सारे जूनियर्स ने और कैशियर्स ने कंप्लेन करी है कि जो मैनेजर है वो बॉयज़ है और वो गुड टीम वर्क को नोटिस ही नहीं करता, ना ही कस्टमर सर्विस स्किल को नोटिस करता है और अपनी मर्जी से किसी को भी अप्रेजल दे देता है। तो HR डायरेक्टर को वांट टू इंट्रोड्यूस अ मॉडर्न परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेथड जो कि फेयर, बैलेंस्ड और कंप्लीट व्यू प्रोवाइड करे एम्प्लॉय बिहेवियर और इंटरपर्सनल स्किल्स का। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सा मॉडर्न मेथड जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का HR डायरेक्टर इंप्लीमेंट कर सकता है और उस मेथड को हमें एक्सप्लेन भी करना है, मतलब नाम बताना और एक्सप्लेन भी करना है। तो देखो दिक्कत अभी कहाँ है, दिक्कत ये है कि सिर्फ एक बंदे से ही सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। अगर एक से ज़्यादा बंदे से पूछी जाए तो बाइसनेस खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 360 डिग्री फीडबैक को लिख कर आएंगे। 360 डिग्री फीडबैक में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट लोगों से जो इवैल्यूएशन है वो लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है। मतलब कलीग से भी लिया जाएगा फीडबैक और इमीडिएट सुपीरियर से भी लिया जाएगा, सबसे फीडबैक लिया जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा पूछा हुआ है कि हु वुड बी द पार्टिसिपेंट इन दिस इवैल्यूएशन एंड हाउ डज दिस मेथड सॉल्व द एम्प्लॉय कंप्लेंट अबाउट द बाइस। अब यहाँ पे यही पूछा है कि कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो पार्टिसिपेंट कौन होता है इसमें, फीडबैक किस किस से लिया जाता है, सुपरवाइजर से, सबॉर्डिनेट से, कलीग से, कस्टमर से और सेल्फ इवैल्यूएशन भी कराया जाता है। अभी बाइसनेस को कैसे सॉल्व करेगा, यही तो दिक्कत थी ना कि 1% से लिया जा रहा है। अब 7 से 8% से अगर फीडबैक लिया जाएगा तो बाइसनेस की गुंजाइश बचेगी नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। गाइस आपको लग रहा होगा कि ये केस स्टडी इतनी छोटी है, इतना ईजी आएगा क्या। आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और जितना मैंने
मैंने PYQ को एनालाइज करा है, ज़्यादा हार्ड केस स्टडी आपकी नहीं आई है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है और ईजिली आप उसे बस आइडेंटिफाई कर सको, इतने से काम हो जाएगा। बस लिख के आपको आना है, चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करा है, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन ज़रूर करके आना। भले ही क्वेश्चन ना पूछे कि इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो, बट एटलीस्ट उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करके ज़रूर आना है। और केस स्टडी ईजी आएंगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरा अपने आप पे विश्वास करके जा सकते हो कि मैं केस स्टडी पूरा कंप्लीट कर लूँगा। तो चलिए केस स्टडी देखते हैं। Apex Innovation is a fast-growing startup. They have a team of highly talented developers who are crucial to the company long-term success. लेकिन क्योंकि वो स्टार्टअप है तो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतने सारे एम्प्लॉयज़ को या इतने हाई क्वालिफाइड एम्प्लॉय को मल्टीनेशनल टेक कंपनी के हिसाब से सैलरी दे सके। अब सीईओ को लग रहा है कि जो लार्ज कॉम्पिटिटर हैं वो उनके बेस्ट एम्प्लॉय को अप्रोच कर लेंगे और सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ से चले जाएंगे। अब इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो सीईओ है वो कुछ सप्लीमेंट्री कंपनसेशन देना चाहता है, क्योंकि वो बेसिक पे तो बढ़ा नहीं सकता, तो उसकी जगह कोई और कंपनसेशन देना चाहता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो फील करे लाइक अ ऑनर, और इनकरेज करना चाहता है उन्हें टू स्टे इन अ कंपनी फॉर अ लॉन्गर टर्म। अब देखो ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार फिर से पढ़ो आप, और मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, आपको पता चलेगा। क्वेश्चन है कि व्हाट स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री कंपनसेशन प्लान शुड अपेक्स इनोवेशन ऑफर टू इट्स डेवलपर, डिफाइन द कॉन्सेप्ट। कौन सा सिस्टमैटिक प्लान वो दे सकते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है कि वो ऑनर की तरह फील करे। कौन सा प्लान होता है जिसमें ऑनर की तरह फीलिंग आती है, दैट इज ईसॉप, है ना, यही तो होता है। और लॉन्ग टर्म स्टे भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईसॉप का जो वेस्टिंग पीरियड होता है वो भी तो फुलफिल करना होता है ना। अब देखो ईसॉप समझो, ईसॉप का मतलब क्या होता है, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ये एक टाइप का कंपनसेशन है जहाँ पे एम्प्लॉय को राइट दिया जाता है कि वो शेयर को परचेस कर सकता है कंपनी के प्री डिटरमाइंड प्राइस पे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। अब यहाँ पे क्या होता है, वेस्टिंग पीरियड होता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि आप ईसॉप आपको आज दिया जा रहा है, लेकिन आप जो है शेयर्स कब परचेस कर सकते हो, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद, जैसे 3 साल बाद, 4 साल बाद। अब मान लो अगर रामू को ईसॉप मिल गया इस स्टार्टअप का, ठीक है, और उससे कहा गया है कि 5 साल बाद ही आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो, तो 5 साल तक तो वो कंपनी में रहेगा, 5 साल तक तो कहीं नहीं गया। और क्योंकि वो ईसॉप उसे मिला है तो वो कंपनी का ऑनर जैसा भी फील करेगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे पूछा गया है, हाउ विल दिस प्लान हेल्प द सीईओ सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिटेनिंग टैलेंटेड एम्प्लॉय एंड कॉम्पिटिटिंग विद अ लार्ज फर्म। तो देखो वही सारे पॉइंट है जो मैंने आपको अभी बताए हैं। एक तो वेस्टिंग पीरियड है, दूसरा ऑनरशिप पार्टिसिपेशन है, और फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल रहा है। तो नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है ग्लोबल कॉर्प मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो ग्लोबल कॉर्प मैन्युफैक्चरिंग हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस द एडवांस रोबोटिक इनटू इट्स असेंबली लाइन। बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेशन कंपनी इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ रेडिडेंट मैन पावर। रेडिडेंट मैन पावर का मतलब क्या होता है कि एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और अब उन्हें अपनी वर्कफोर्स को रिड्यूस करना है बाय 150 फैक्ट्री वर्कर टू कट द कॉस्ट। अब जो मैनेजमेंट है वो फोर्सफुली किसी को टर्मिनेट करना नहीं चाहती, क्योंकि इससे स्ट्राइक हो सकती है, डैमेज हो सकती है कंपनी की रेपुटेशन, या फिर जो रिलेशन है ट्रेड यूनियन के साथ वो भी खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए वो एक मेथड चाहती हैं जिससे वो एम्प्लॉय को इनकरेज करे कि वो लीव करके चले जाए विलिंगली, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि कौन सा मेथड जो है वो ग्लोबल कॉर्प यूज़ कर सकती है रिड्यूस करने के लिए वर्कफोर्स को ह्यूमैनली का मतलब फोर्सफुली नहीं, ऐसे आराम से समझा बुझा के कह सकती है कि आप चले जाओ ना, ठीक है। अब कौन सा मेथड वो यूज़ कर सकती है, तो देखो वो VRS का यूज़ कर सकती है। VRS मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। एक मेथड होता है जिससे क्या होता है कि वर्कफोर्स को रिड्यूस किया जाता है वॉलेंट्रीली, क्योंकि उनको बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट और इंसेंटिव दिए जाते हैं टू रिटायर बिफोर द नॉर्मल रिटायरमेंट एज। मतलब नॉर्मल रिटायरमेंट एज से पहले अगर वो रिटायर होने हैं तो उन्हें बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाएंगे, इंसेंटिव दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है अगला, डिस्कस 3 मेजर चैलेंजेस दैट HR मैनेजर विल फेस इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम। ये स्कीम को इंप्लीमेंट करने में कौन से 3 चैलेंजेस आते हैं वो बताना है। तो सबसे पहले रिस्क ऑफ लूजिंग अ स्किल्ड एम्प्लॉय। अब देखो VRS को आप ये तो नहीं कहते ना कि जी रामू तू VRS अडॉप्ट कर या श्यामू तू VRS अडॉप्ट कर, कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। हो सकता है रामू एक बहुत ही वेल क्वालिफाइड, बहुत ही हाई एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है आपका, और आप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रामू छोड़ के जाए, बट उसने VRS, ये तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, उसने ले ली, तो आपका जो बहुत ही स्किल्ड एम्प्लॉय है वो छोड़ के चला गया, तो आपका ये लॉस हो सकता है।
देन उसके अलावा डिफ़िकल्टी कन्विंसिंग एन एम्प्लॉय, आप किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, ये वॉलेंट्रीली है, तो किसी को एक्सेप्ट करने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। हो सकता है आपने वीआरएस तो निकाला, बट आपने जितने एम्प्लॉय आप चाहते थे कि 20 एम्प्लॉय छोड़ के चले जाए, बट गए नहीं, सिर्फ 2 ही गए, तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है कि आप एम्प्लॉय को कन्विंस नहीं कर पाते। उसके अलावा इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, देखो वीआरएस से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट होती है अबाउट द फ्यूचर, जो लीव कर रहे हैं उनके लिए भी और जो एम्प्लॉय रह जाते हैं उनके लिए भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज अगर रामू को निकाला जा सकता है या रामू को बोला जा सकता है कि तू वीआरएस ले ले, या फिर रामू वीआरएस ले रहा है, तो हो सकता है कि कल के दिन को मुझे भी बहुत दिक्कत आ जाए, मुझे भी अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़े, तो जॉब इनसिक्योरिटी हो जाती है, फियर होता है कि फिर से डाउनसाइजिंग हो सकता है, और इससे मैनेजमेंट के ऊपर जो ट्रस्ट है वो खत्म होने लगता है। देन आता है नेक्स्ट केस स्टडी जेन हेल्थ लॉजिस्टिक की। तो जेन हेल्थ लॉजिस्टिक जो है वो स्ट्रगल कर रहा है विद द हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जा रहे हैं। जो एम्प्लॉय है ना इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं और कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, अनरियलिस्टिक डेडलाइन से हैंडल कर रहे हैं। वो रिसेंटली एचआर मैनेजर ने नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा सिक लीव बढ़ गई हैं, सुपरवाइजर की रिपोर्ट आई है कि एम्प्लॉय जो है वो बहुत ज़्यादा एरर कर रहे हैं। इसके अलावा मीटिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा इरिटेबल पर्सनालिटी रहती है एम्प्लॉय की, और वो विड्रॉ कर रहे हैं वर्क प्लेस कॉन्वर्सेशन से। अब क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन द सिम्टम डिस्क्राइब व्हाट ऑक्यूपेशनल हजार्ड हार द एम्प्लॉय एक्सपीरियंसिंग। इन सिम्टम के बेसिस पे बताओ कि कौन सा ऑक्यूपेशनल हजार्ड जो है वो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 3 सिम्टम बताओ अपने केस को सपोर्ट करने के लिए। तो पहले तो आपको वो बताना है कि कौन सा ऑक्यूपेशनल हजार्ड वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फिर आपको क्यों लगता है कि वही ऑक्यूपेशनल हजार्ड वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय बर्नआउट हो रहा है। एम्प्लॉय बर्नआउट का मतलब क्या है कि एक सीवियर फॉर्म है वर्क प्लेस स्ट्रेस की, जिससे क्या होता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एग्जॉशन हो जाता है। अब आपको ये बात को डिस्क्राइब करना है कैसे। देखो फिजिकल मेंटल इलनेस हो रही है, मतलब सिक लीव बढ़ रही है, ये लाइन आपको हाईलाइट करके लिख के आनी है। देन उसके बाद परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है, फ्रिक्वेंट एरर, इसके अलावा बिहेवियर चेंज हो रहा है, शोइंग इरिटेबिलिटी, विड्रॉइंग फ्रॉम द वर्क प्लेस कॉन्वर्सेशन। तो इस तरीके से आपको कई बारी आंसर अपना ढंग से लिखने के लिए जो केस स्टडी की लाइन होती है ना उसे कोट करके आना पड़ता है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, सजेस्ट 3 स्ट्रैटेजी दैट एचआर डिपार्टमेंट कैन इंप्लीमेंट टू प्रिवेंट दिस इशू एंड इंप्रूव द वर्क लाइफ बैलेंस। कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो सबसे अडेप्टेबल वर्क शेड्यूल। अडेप्टेबल वर्क शेड्यूल का मतलब क्या है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर आप दे सकते हो। आप 10 से 12 घंटे काम कराने की जगह उनसे कम घंटे काम कराओ ताकि वो प्रोडक्टिवली काम करे, और घर से काम करना चाहे तो घर से काम कर सकते हैं। देन रिजुनेशन ब्रेक, मतलब बीच बीच में ब्रेक होना चाहिए, एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे लोग जाके बैठ सके, थोड़ा रिलैक्स कर सके। अब कंटिन्यूसली आपको कोई कह दे कि आप 10 घंटे पढ़ लो, तो क्या आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी? नहीं रहेगी। बीच बीच में आप भी तो चाहते हो ना अपने दोस्तों से गपशप करने, बस वही। देन उसके बाद वर्कलोड मैनेजमेंट एंड क्लियर कम्युनिकेशन। जो मैनेजर है उसे ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि वर्कलोड जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, सब पे बराबर है। अनरिस्ट्रिक्ट डेडलाइन बिल्कुल सेट ना हो। एचआर को भी ट्रेन करना चाहिए मैनेजर को कि किस तरीके से वो एम्प्लॉयज़ की जो वेलनेस है उसको प्रायोरिटाइज करे और टॉक्सिक ओवरवर्किंग ना कराए। अब आता है नेक्स्ट केस स्टडी, टाइटन ऑटोमोटिव्स। तो देखो एट अ टाइटन ऑटोमोटिव्स a factory worker Ramesh noticed that his overtime pay had been incorrectly deducted for a 3 consecutive month। अब रमेश ने देखा कि उसका जो ओवरटाइम पे था बेफालतू के डिडक्ट हो रहा है, वो भी 3 कंटिन्यूसली मंथ से। तो उसने फ्रस्ट्रेट होकर कंप्लेन की इमीडिएट सुपीरियर से, लेकिन सुपीरियर ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। अब रमेश गुस्सा हो गया और उसने बहुत ही ऐसी केयरलेसली काम करना शुरू कर दिया, गॉसिप करनी शुरू कर दी, सबको बता दी कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ख़राब है, मेरे पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, थीविंग मैनेजमेंट कहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट बहुत ही टेंस हो गया है ऑन अ फैक्ट्री फ्लो। एचआर मैनेजर ने ये रियलाइज़ हुआ कि सिस्टमैटिक प्रोसीजर की ज़रूरत है ताकि कोई भी अगर इशू होता है तो उसको रिजॉल्व किया जाए। अब देखो रमेश के ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई सिस्टमैटिक ग्रीवेंस प्रोसीजर होता तो अगर उसके सुपरवाइजर ने बात इग्नोर कर भी दी तो कोई बात नहीं, वो दूसरे किसी पे जाता और सीनियर पे जाता, लेकिन कोई सिस्टमैटिक प्रोसीजर ही नहीं है। तो अब यहाँ पे पूछा है व्हाट इज ग्रीवेंस, वॉज रमेश ग्रीवेंस एक्सप्रेस और इम्प्लाई। तो देखो ग्रीवेंस क्या होता है, एक रियल या परसीव कॉज होता है डिससेटिस्फेक्शन का, मतलब आप डिससेटिस्फाई हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही, उसका एक रियल कॉस्ट जो होता है ना दैट इज ग्रीवेंस, जो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस करता है इन रिलेशन टू देयर वर्क प्लेस और कंडीशन। रमेश का जो ग्रीवेंस है वो एक्सप्रेस भी और इम्प्लाइड भी है। एक्सप्रेस कैसे है, क्योंकि उसने एक्सप्लिसिटली जाके बोला अपने सुपरवाइजर को, ठीक है। उसके अलावा इम्प्लाइड क्यों है, क्योंकि उसने गॉसिप करनी शुरू कर दी, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, वर्किंग केयरलेसली, ठीक है। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेप लेटर प्रोसीजर दैट टाइटन मोटिव शुड इंप्लीमेंट टू हैंडल सच ग्रीवेंस। तो स्टेप लेटर प्रोसीजर क्या होता है, सीढ़ियाँ चढ़े हो कभी आप तो
सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो कैसे करते हो, पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे चढ़ते हो ना। तो स्टेप लेडर प्रोसीजर भी ऐसा ही होता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने का। सबसे पहले इमीडिएट सुपीरियर के पास जाके एम्प्लॉय कंप्लेन करता है। अगर इमीडिएट सुपीरियर नहीं सुनता तो डिपार्टमेंट हेड के पास जाता है, वो नहीं सुनते तो फिर ज्वाइंट ग्रीवेंस कमेटी के पास जाया जाता है, और वो भी नहीं सुनते तो चीफ एग्जीक्यूटिव, और अगर वहाँ भी बात नहीं बनती तो वॉलंटरीली आर्बिट्रेशन के पास जाया जाता है। अब आती है नेक्स्ट केस स्टडी, वेनगार्ड टेक। वेनगार्ड टेक जो है उसने रिसेंटली 50 न्यू ग्रेजुएट का बैच हायर करा है। जो मैनेजमेंट है वो अब उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो बस काम करना शुरू कर दे क्लाइंट के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे। हाउएवर जो न्यू हायरी है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उन्हें पता ही नहीं कंपनी के रूल्स, रिपोर्ट स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक कोडिंग सॉफ्टवेयर कौन सा वेनगार्ड यूज़ करता है। मतलब उन्हें कुछ बताया नहीं, बस आए और बोला कि चलो काम करना शुरू कर दो। अब वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कैसे काम करना है क्या नहीं करना। उनके जो सुपरवाइजर है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है क्योंकि जो न्यू हायरी हैं वो बहुत ज़्यादा एरर कर रहे हैं। अब एरर तो करेंगे जब उन्हें कुछ पता ही नहीं। जो एचआर डिपार्टमेंट है उसको लगा कि एक जो क्रूशल स्टेप था वो मिस हो गया है, कि कुछ तो एक क्रूशल स्टेप था जो मिस हो गया, इसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग शुड वेनगार्ड टेक हैव प्रोवाइड द इमीडिएटली आफ्टर हायरिंग टू रिड्यूस द ग्रेजुएट कन्फ्यूजन, कि कौन सी ऐसी ट्रेनिंग थी जो इमीडिएटली प्रोवाइड करनी चाहिए थी जैसे ही हायर किया था। तो कौन सी ट्रेनिंग थी, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी कही जाती है। जब आप अपने कॉलेज में नए नए आए थे तो आपको ओरिएंटेशन हुआ था ना, आप लोगों को सब कुछ बताया था, कॉलेज का टाइम टेबल कैसे देखना है, कैसे सारी चीज़ें देखनी है, कितने क्रेडिट का कौन सा पेपर है, तभी तो आप बिल्कुल फैमिलियर हुए थे ना कॉलेज की चीज़ों से। बस यही बात कही जा रही है कि ये वाली ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए थी। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फिक्स द कॉन्स्टेंट एरर ऑन अ क्लाइंट प्रोजेक्ट व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग शुड बी गिवन। अब कौन सी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि जो एरर है वो फिक्स हो जाए। तो देखो, फिक्स एरर करने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के ऑपरेशन और इंजीनियरिंग टेक्निक जो है वो जो नए हायरिंग है वो समझ जाए, अलॉन्ग विद रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग, ताकि वो एग्जैक्ट ड्यूटी जॉब समझ जाए। और 2 प्रैक्टिकल मेथड इसके लिए यूज़ किया जा सकता है, या तो शेडोइंग यूज़ किया जा सकता है या फिर फेस्टिवल ट्रेनिंग यूज़ किया जा सकता है। गाइस देखो, ये वाली जो PDF है ना, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वीडियो डलने के 1 से 2 घंटे बाद टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF मिल जाएगी। मैं आपको अभी केस स्टडी समझा रही हूँ, अगर आपको खुद से ये पढ़नी है तो आप वहाँ से डिटेल में इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आती है नेक्स्ट केस स्टडी। तो नेक्स्ट केस स्टडी इज स्टर्लिंग मैन्युफैक्चरिंग। स्टर्लिंग मैन्युफैक्चरिंग हैज एक्सपेंडेड इट ऑपरेशन रैपिडली ओवर अ लास्ट 2 years. However, the HR department is struggling with a high rate of employee dissatisfaction and frequent resignation. Many newly hired workers complain that the tasks were asked to perform are completely different from what they were told during an interview. अब क्या है कि जो कहा था उन्हें इंटरव्यू के टाइम पे कि ये आपसे काम करवाया जाएगा, वो ना काम करवा के कुछ और ही काम करवा रहे हैं। इसीलिए HR को दिख रहा है कि लोग जो है बहुत डिससेटिस्फाई हैं और फ्रिक्वेंटली रिज़ाइन कर रहे हैं। इसके अलावा देयर इज़ अ ग्रोइंग रिसेंटमेंट अमंग द सीनियर स्टाफ, जो ये फील करे कि जो नए एम्प्लॉय हैं डिपार्टमेंट में उनको ज़्यादा सैलरी पे करी जा रही है, भले ही उनके काम में एफर्ट और स्किल तो कम लग रही है। अब HR डायरेक्टर रियलाइज दैट कंपनी हैज़ बीन रिक्रूटिंग ब्लाइंडली रिक्रूट कर रहे हैं, ना तो कोई क्लियरली उन्होंने डिफाइन करा है कि ड्यूटी क्या होंगी किसी रोल की, कौन से स्किल्स होनी चाहिए उस रोल को फुलफिल करने के लिए, कुछ डेफिनेशन नहीं है, बस ऐसे ही ब्लाइंडली रिक्रूट कर रहे हैं। एडिशनली कंपनी में कोई सिस्टमैटिक मेथड भी नहीं है ये डिटरमाइन करने के लिए कि रिलेटिव वर्थ या फेयर सैलरी कितनी होनी चाहिए किसी नई पोजीशन की कंपेयर टू ओल्ड और एस्टैब्लिश्ड रोल। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट स्पेसिफिक HR कॉन्सेप्ट इज मिसिंग दैट कॉज द न्यू हायरी टू बी कंफ्यूज अबाउट द टास्क एंड रिक्वायर्ड स्किल। कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे मिसिंग है और उस कॉन्सेप्ट को आपको बताना है। उसके अलावा उसके जो 2 कंपोनेंट हैं उनके नाम लिख के उन्हें एक्सप्लेन भी करना है। तो देखो, जॉब एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि उन्हें एनालाइज ही नहीं किया जॉब में करना क्या है। तो इसके 2 कंपोनेंट है, एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जॉब के बारे में सब कुछ डिटेल होती है कि जॉब पे कौन सी ड्यूटी है, टास्क है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसी वर्किंग कंडीशन। और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि उस जॉब को फुलफिल करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस, पर्सनल स्किल क्या होनी चाहिए, वो सब बताया। अब दूसरा क्वेश्चन है, विच HR टेक्निक शुड द HR डायरेक्टर यूज टू सॉल्व द इशू ऑफ अनफेयर सैलरी एंड डिटरमाइन द रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब। मैंने अभी आपको बताया कि जो सैलरी वाला इशू है वो भी है, अब उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। तो यहाँ लिखा है कि उसको सॉल्व करने के लिए HR डायरेक्टर को जॉब इवैल्यूएशन करना चाहिए। जॉब इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है, ये रिलेटिव वर्थ जो है जॉब की, वो डिटरमाइन की जाती है बाय एनालाइजिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफिकल्टी, रिक्वायर्ड स्किल। और इम्प्लीमेंटेशन में ये ध्यान रखा जाता है कि फेयर और इक्विटेबल सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा हो, ठीक है।
अब आ जाती है नेक्स्ट केस स्टडी, ग्लोबल टेक इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब ये ग्लोबल टेक इंडस्ट्री क्या है? तो देखो, ग्लोबल टेक इंडस्ट्री रिसेंटली शिफ्टिंग इट हायरिंग स्ट्रैटेजी टू इंक्लूड अ हाईली डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स फ्रॉम द वेरियस कल्चर, एजुकेशनल एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। हाउएवर जो ट्रेडिशनल ओल्डर मैनेजर है ना कंपनी में, वो इस चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं कर रहे। वो कंटिन्यूसली माइक्रो मैनेज कर रहे हैं न्यू एम्प्लॉयज़ को, उनको कोई अथॉरिटी नहीं दे रहे, फ्रीडम ही नहीं दे रहे डिसीजन लेने की। इसके अलावा अगर कोई वो इनोवेटिव आइडिया लेके भी आते तो वो सीनियर मैनेजर्स जो हैं वो उसे मना कर देते कि नहीं, तुम्हारा आइडिया ख़राब है, तुम निकलो। और इसी रिजिड कंट्रोल और अंडर वैल्यू की फीलिंग की वजह से जो नए एम्प्लॉयज़ हैं वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और उन्होंने लोकल ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर ली। अब लोकल ट्रेड यूनियन ने थ्रेट करना शुरू कर दिया कि वो स्ट्राइक करेंगे, बेटर वर्किंग कंडीशन चाहिए उन्हें, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी चाहिए उन्हें। अब स्ट्राइक वगैरह सब हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब टॉप मैनेजमेंट इज शॉक्ड एंड कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर दिस सडन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, रियलाइजिंग कि उन्हें कोई इमीडिएट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा ये सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब क्वेश्चन है कि व्हाट स्पेसिफिक एचआर कॉन्सेप्ट डिड द ट्रेडिशनल मैनेजर फेल टू इम्प्लीमेंट, लीडिंग टू डाइवर्स एम्प्लॉय फीलिंग अंडर वैल्यू एंड माइक्रो मैनेजर। कौन सी चीज़ जो है वो ये जो ट्रेडिशनल मैनेजर है वो नहीं कर रहे, कौन सी चीज़ वो नहीं इंप्लीमेंट कर रहे? तो वो क्या नहीं कर रहे हैं? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो वर्कर है ना उनको अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, फ्रीडम देना कि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले टास्क के रिगार्डिंग, बाय माइक्रो मैनेजिंग एंड रिफ्यूजिंग टू द डेलीगेट अथॉरिटी। जो ट्रेडिशनल मैनेजर है वो सप्रेस्ड कर रहे हैं एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी को, उनको अनवैल्यू फील करा रहे हैं, जिसकी वजह से वर्क प्लेस डाइवर्सिटी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की जगह बन रही है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथ। वरना वर्क प्लेस डाइवर्सिटी तो स्ट्रेंथ बननी चाहिए कंपनी की। अब दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई 2 मैनेजमेंट रिलेटेड कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मेंशन इन अ केस स्टडी। 2 मैनेजमेंट रिलेटेड कॉस्ट बताओ जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के यहाँ पे मेंशन करें हैं। तो सबसे पहला है नेग्लेक्ट एंड मिसट्रीटमेंट, दूसरा नॉन रिकोनाइजेशन ऑफ यूनियन। यूनियन को रिकोनाइज ही नहीं किया गया। मैनेजमेंट वॉज शॉक बाय द यूनियन एंड हैज़ फेल्ड टू फॉर्मली रिकोनाइज देम टू द डिमांड of sharing a decision. Refusing to recognize a union and deny them to the voice is a primary management cause है for a strike and workplace concept. अगर वो उनकी बात सुन लेते, अगर यूनियन की डिमांड को सुन लेते तो स्ट्राइक होती ही नहीं, बट वो सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, दूसरा वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं उनके ओपिनियन को, उन्हें मिसट्रीट कर रहे हैं, ये भी इशू है। अब दूसरी स्टडी है पिनेकल एंटरप्राइजेस की। पिनेकल एंटरप्राइज जो है वो ऑपरेट कर रहा है 15 ब्रांचेस में अक्रॉस द कंट्री। करेंटली जो सारे एम्प्लॉय का डेटा है इंक्लूडिंग द लीव, परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो सब जो है वो मैनुअली मेंटेन हो रहा था फिजिकल फाइल्स में। अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, एम्प्लॉय फ्रिक्वेंटली कंप्लेन करते थे कि उनके डॉक्यूमेंट खो गए हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब इसीलिए नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा और कंपनी ने बहुत सारा पैसा लगाया है और सारे एम्प्लॉयज़ को हेडक्वार्टर बुलाया है ताकि वो उनको ट्रेनिंग दे सके। और जो CEO है वो चाहता है कि वो कम्प्लीटली HR डिपार्टमेंट को मोनेटाइज कर सके टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। शी वांट अ सिस्टम जहाँ पे एम्प्लॉय इंस्टेंटली अपनी जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन देख सके किसी भी ब्रांच के। एंड शी ऑल्सो वांट टू इम्प्लीमेंट अ कोस्ट इफेक्टिव मेथड टू ट्रेन द एम्प्लॉय एट देयर ओन रिस्पेक्टिव लोकेशन विदाउट द नीड फॉर एक्सपेंसिव ट्रैवल एंड फिजिकल क्लासरूम सेटअप। अब क्वेश्चन है कि व्हाट टेक्नोलॉजी सिस्टम शुड CEO इम्प्लीमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैनुअल रिकॉर्ड एंड लैक ऑफ डेटा ट्रांसपेरेंसी। ये जो मैनुअल रिकॉर्ड और लैक ऑफ डेटा ट्रांसपेरेंसी है, इसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम यूज़ होना चाहिए? तो इसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम यूज़ होना चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर ऑपरेशनल EHRM। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर डेटाबेस है जो डिज़ाइन किया गया है ताकि वो सिक्योरली मेंटेन कर सके, प्रोसेस कर सके, रिटाइप कर सके एम्प्लॉय का डेटा। और ये एक रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है, स्पीड अप करता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विच मॉडर्न ट्रेनिंग मेथड शुड द कंपनी अडॉप्ट टू एलिमिनेट द ट्रैवल क्लोस्ट एंड अलाउ द एम्प्लॉय टू लर्न एट देयर ओन लोकेशन। मतलब कौन सा ट्रेनिंग मेथड जो है वो कंपनी यूज़ करे ताकि उसकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट भी कम हो जाए और एम्प्लॉय जो है अपने बेस पे सीख सकें। तो ई लर्निंग मतलब डिजिटल लर्निंग यूटिलाइज करके डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वर्चुअल क्लासरूम, ताकि वो ट्रेनिंग मटीरियल को डिलीवर कर सके। ठीक है, अब आती है आपकी लास्ट केस स्टडी और ये आपके PYQ में पूछी गई थी। ठीक है, अब एक केस स्टडी है रमनदीप तिवारी की। रमनदीप तिवारी हैज़ बीन एम्प्लॉयड फॉर अ 9 month इन अ अकाउंट सेक्शन ऑफ द लार्ज पब्लिशिंग कंपनी इन दिल्ली। यू हैव बीन हिज सुपरवाइज़र। अब आप जो हैं उसके सुपरवाइज़र हैं पिछले 3 महीने से। रिसेंटली यू हैव बीन आस्क्ड बाय मैनेजमेंट क्या फाइंड आउट करो कंट्रीब्यूशन हर एक एम्प्लॉय का इन अकाउंट सेक्शन और मॉनिटर करो केयरफुली कि क्या वो मीट स्टैंडर्ड जो है वो मीट कर रहे हैं या नहीं। आपने देखा कि सारे लोग तो स्टैंडर्ड मीट कर रहे हैं, लेकिन रणदीप का जो काम है वो ढंग से नहीं हो पा रहा, वो स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा एरर है, उसके अलावा परफॉर्मेंस भी लो है। ही डज 20% लेस देन अदर किलर के ना डिपार्टमेंट। दूसरे किलर जो कर रहे हैं ना उनसे 20% कम उसकी परफॉर्मेंस है।
एज यू लुक इन टू द रणदीप परफॉर्मेंस रिव्यू शीट अगेन, यू बिगिन टू वंडर कि क्या किसी तरीके से रेमेडियल ट्रेनिंग दे के रणदीप की परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सकती है। अब क्वेश्चन है कि एज रणदीप सुपरवाइजर, आप जो है वो रणदीप के सुपरवाइजर हैं, कैन यू फाइंड आउट कि कहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस हो रही है, मतलब क्यों हो रही है परफॉर्मेंस की, रीज़न क्या है इस परफॉर्मेंस का। तो हाँ, आप सुपरवाइजर हैं तो आप डिटरमाइन कर सकते हैं रूट कॉज ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस कैसे, स्पेसिफिक एचआर टूल को यूज़ करके, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल, फीडबैक या एम्प्लॉय काउंसलिंग को यूज़ करके। अब अगर आपको लगता है कि जो गैप है वो क्या है, कि आपने गैप एनालिसिस कंडक्ट किया और आपको पता चल रहा है कि गैप क्या पता चला है कि स्किल गैप है, तो स्किल गैप है तो क्या हो सकता है कि आप उसको अच्छी स्किल प्रोवाइड कर दो, है ना, कंडक्ट अ एम्प्लॉय काउंसलिंग। अगर रणदीप जो है उसके पास स्किल तो है लेकिन फिर भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसका मतलब है इशू कहीं और है। तो सुपरवाइजर जो है वो फेस टू फेस काउंसलिंग सेशन उसके साथ ले सकता है, उसके इमोशनल पर्सनल इश्यूज़ को डिस्कस कर सकता है। इसके अलावा आइडेंटिफाई द नॉन ट्रेनिंग कॉस्ट थ्रू द काउंसलिंग। जो सुपरवाइजर है वो माइट डिस्कवर दैट 20% परफॉर्मेंस ड्रॉप इज कॉज बाय ऑक्यूपेशनल हजार्ड लाइक एम्प्लॉय बर्नआउट, कि जो एम्प्लॉय ये है ना काउंसलिंग, उसकी हेल्प से ना सुपरवाइजर ये डिटरमाइन कर सकता है कि ये जो 20% परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा है ना, ये एम्प्लॉय बर्नआउट की वजह से हो रहा हो या वर्क प्लेस स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो। तो आप जो है बड़े आराम से विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग, विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग अ गैप, स्किल गैप, आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि कहाँ पे इशू आ रहा है, रूट कॉज क्या है रणदीप की बेकार परफॉर्मेंस का। अब दूसरा है कि इफ़ यू फाइंड अ रणदीप हैज़ बीन इनएडिकेटली ट्रेन, हाउ डू यू गो अबाउट इंट्रोड्यूसिंग अ रेडिमल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब आपको रूट कॉज खुद ही बता दिया कि रूट कॉज क्या है, कि उसे ट्रेनिंग ढंग से नहीं मिली, तो आप नेक्स्ट क्या करोगे, तो आप उसे क्या करोगे, रोल स्पेसिफिक और टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग आप उसे प्रोवाइड करोगे। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हो, ऑन द जॉब मेथड यूज़ कर सकते हो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के, जैसे कोचिंग, मेंटोरिंग, हैंड ऑन ट्रेनिंग, शेडो एंड अंडर स्टडी, ठीक है। इससे क्या होगा कि रणदीप की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। के साथ आपकी केस स्टडी होती है कंप्लीट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। और अब वीडियो आनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जल्दी आ जाएगी। आप केस स्टडी कंप्लीट करो और वन शॉट से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। बस आपको बहुत ही जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मिल जाएगी और आपकी हो जाएगी फुल प्रूफ तैयारी। सो थैंक यू।